बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन यह जीत बीजेपी के दिल में भी कहीं ना कहीं कसक पैदा कर रही है। बीजेपी आखिर चूक कहां गई, बीजेपी से गलती कहां हुई, किन वजहों से गलती हुई, आज हम अगले कुछ मिनट तक इसी पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आपको कुछ बहुत जरूरी जानकारियां मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। इस वीडियो में जो जानकारी मिलेगी, हमारा यह दावा है कि आपको उन सारे सवालों का जवाब उन जानकारियों में मिल जाएगा जो बीजेपी की हार से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुमित शशांक जी। सुमित शशांक जी बिहार बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम बीजेपी के एक प्रवक्ता से और उस प्रवक्ता से जो कि ग्राउंड लेवल पर देख रहा है कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, उससे यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस हार के पीछे आपको जो सबसे बड़े फैक्टर लगते हैं वो कौन से। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे हार नहीं कहूंगा। विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, खास करके हमने जब आप योजनाओं को कैटेगराइज करके देखेंगे तो माताओं के लिए, बहनों के लिए और खास करके युवाओं के लिए जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, वो कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन की तरह था। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने 3 राज्यों के पूर्व में चुनाव हुए, हालांकि 5 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन 3 राज्यों में जिस तरीके से आपने देखा हुआ कि चाहे वो भील जनजाति की महिलाएं हों, चाहे भिलाला जनजाति की महिलाएं हों, चाहे बैगा जनजाति की महिलाएं हों, चाहे मीना जनजाति की महिलाएं हों, चाहे गोंड जनजाति की हमारी बहनें हों, तो इन सभी ने कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना, अपना भाई माना। क्यों माना? क्योंकि चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे उनके लिए शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे मिशन इंद्रधनुष की बात करें, तो इस तरीके से उनके लिए वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम्स लेकर के आना, उनकी दैनिक दिनचर्या में जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जिनको कभी ना कभी कांग्रेस के काल में उपेक्षित रखा गया, जो लोग विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न कारणों से जिनकी मृत्यु हो जाया करती थी और कोई पूछने वाला भी नहीं था। अब स्टेट पर चले गए, हम एक बार फिर वापस लौटते हैं। मैं आप ही की बात से उठाता हूं, आपने कहा मोदी जी ने योजनाएं चलाई, उससे आपको जीत मिली। बिल्कुल। अब मेरा सवाल यही है कि आप दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप पिछले 5 साल से मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आप दावा करते हैं कि 23 करोड़ आपने घर बनवा दिए, पक्के घर बनवा दिए, आप ये दावा करते हैं। आप दावा करते हैं कि करीब 20 करोड़ महिलाओं को आपने मुफ्त में गैस सिलेंडर दे दिया। लेकिन आपको लगता है कि जो ये वोट प्रतिशत आपको आया है, और ख़ास तौर पर मैं हिंदी बेल्ट की बात करूंगा, साउथ में तो खैर छोड़ ही दीजिए, आप इस बार भी आप साउथ में कुछ नहीं कर पाए, हिंदी बेल्ट की बात करता हूं और उसमें एक वेस्ट बंगाल जोड़ देता हूं, इसका आपको वोट में कन्वर्जन दिखता है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में 2014 के वोट प्रतिशत आप देख लें, चाहे 2019 के वोट प्रतिशत देख लें, और उसके बाद आज अगर 2024 के वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बीजेपी के वोट प्रतिशत में कहीं भी गिरावट नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो सीटें जो हैं, विपक्ष का वोट प्रतिशत बढ़ गया। जी बिल्कुल, गोलबंदी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से ये जो इंडी अलायंस के जो दल हैं, इन लोगों ने पूरे भारत में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और एक ऐसा नैरेटिव जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने विभाजनकारी नीतियों को अनुसरण करते हुए देश को तोड़ने वाली बातें की, और एक तरीके से अफवाह गैंग आप कह सकते हैं। चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो 90 के दशक में जिन लोगों ने पूरे बिहार को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने एक तरीके से बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाया, जिन लोगों ने अपने राजकुमारों के सेटलमेंट के लिए, खास करके बिहार का एक ऐसा मध्यम तबका जो कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जो अपनी नैसर्गिक भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसने बिहार के अपलिफ्टमेंट में जिसका योगदान रहा हो, उसको पलायन पर मजबूर किया गया। उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से क्वालिटी ब्रेन ड्रेन हुआ।
तो इसके पीछे कौन था? इसके पीछे लालू जी थे ना, स्पष्ट रूप से पूरे। अच्छा, आप जिस अफवाह की बात करते हैं वो अफवाह लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात शायद बीजेपी समझा नहीं पाई, यही आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, संविधान बदलने की तो कोई बात भी नहीं थी। सबसे पहले तो 370 की आप बात करते हैं, 370 सीटें तो लगभग 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित दल हैं और खास करके जो एनडीए गठबंधन है वो पहले भी 370 के करीब में था। और पहले भी हम चाहें तो आपने कहा कि अफवाह गैंग हावी रहा, एक नैरेटिव बनाया गया, तो नैरेटिव तो इसी पर बनाया गया कि बीजेपी जीतेगी तो वो संविधान बदल देगी, यही नैरेटिव ये तो राहुल गांधी और राहुल गांधी का जो तंत्र है, खास करके जो ये इंडी अलायंस है, आप दक्षिण भारत में एक एक करके आप इनके साथ जो दल हैं उनको आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत में केरल में एक दल है मुस्लिम लीग, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों पे टांग देना चाहिए और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। तो इसके खिलाफ अगर हम बात करते हैं कि इस प्रकार के दलों के खिलाफ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता आवाज उठाता है और खास करके इन चीजों को आम जनता के सामने प्रस्तुत करने की जब बातें होती हैं और हम अपने एंड से लोगों के बीच में जब ये बातें प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक तरीके से मुसलमान विरोधी दर्शाया जाता है। तो इस तरीके की चीजें पूरे देश को समझना चाहिए। अगर कर्नाटक के मंदिरों पर वहां की सरकार अटैक कर रही थी, वहां मंदिरों के जो खजाने में यानी जो दान पात्र में पैसे आ रहे थे उस पर सरकार अपना आधिपत्य जमा रही थी, उसे मुसलमानों को ट्रांसफर कर रही थी, आप लोगों ने इस पर एक किसी बीजेपी नेता का नाम बता दीजिए जिसने इस पर चुनाव में इसे मुद्दा बनाया। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और खास करके मैंने जिन नेताओं को भी देखा है, सबने आवाज उठाई है। आप चाहे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बातें करें, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन एड्स है, विभिन्न बीमारियों के साथ सनातन की तुलना की गई। लेकिन खास करके ये इंडी अलायंस के जो नेता तथा कथित जो अपने आप को समाज सुधारक मानते हैं, इन लोगों ने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला। लेकिन आपके नेता ने भी नहीं बोला ना, तो मोदी जी ने बोला ना, वहां के आपके लोकल लीडर्स ने बोला कर्नाटक में, और ना ही हमने योगी जी इतने फायर ब्रांड नेता हैं योगी जी को बोलते हुए देखिए, ये कहीं ना कहीं पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता है। देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग रहते हैं। इस देश की नींव जो है वो अखंड भारत की नींव कहीं ना कहीं सनातन मान्यताओं पे रखी गई है। चाहे वो ऋग वैदिक काल की बात करें, चाहे उत्तर वैदिक काल की बात करें, चाहे 16 महाजनपद काल की बात करें, हम तो कहते हैं ना, हम तो सीना ठोक के कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सीना ठोक के कहता हूं कि सनातन संस्कृति पर अगर कोई हमला करेगा, सनातन के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, खास करके हमारे पूजा पद्धति, गुण, गोत्र, धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, तो उसको तो करारा जवाब मिलेगा ही। नहीं दे पाए आप। हमने दिया है और आगे भी देंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस देश की विविधता जो विभिन्न पंथ, मजहब, संप्रदाय में जो बसी हुई है, इसका अर्थ ये नहीं है सनातन का समर्थन करना, सनातन भावनाओं का सम्मान करना, हिंदू मंदिरों का सम्मान करना, हिंदुओं की पूजा पद्धति का सम्मान करना, उनके धर्म, गुण, गोत्र आदि का सम्मान करना कहीं से भी मुसलमानों का विरोध नहीं है, कहीं से भी किसी अन्य धर्म का विरोध नहीं है। सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास, सबकी उन्नति, सबकी तरक्की और उत्थान के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। आप जिस बिहार से आते हैं, आप उस बिहार में भी इस नैरेटिव को रोक नहीं पाए। आप किस नैरेटिव की बात कर रहे हैं? संविधान बदलने के नैरेटिव। देखिए, ये तो पूरी तरीके से बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है ना कि राहुल गांधी के साथ जो ये जो इनके पिछलग्गू, जो पीछे पीछे घूमने वाले जो लोग हैं, और कुछ लोग और भी इनके साथ जुड़ गए थे, जो सर्कस का रथ लेकर के, बॉम्बे से सर्कस का रथ ला करके उसमें प्रदर्शनी के लाइट लगा के घूमने से क्या कभी किसी एक जाति का वोट मिलता है? क्या नहीं मिलता। इन्होंने समीकरण बनाया, कौन सा समीकरण बनाया? तो एमओआई समीकरण बनाया, और इसके साथ माई बाप का समीकरण बनाने में लग गए। लेकिन बिहार की यशस्वी जनता जानती थी ये एमओआई समीकरण के लोगों ने इनको वोट दिया क्या, ये भी तो देखने की बात है ना। भले ही ये कुछ एक सीटें जीत गए, लेकिन फिर भी आज बिहार जो है, बिहार 0 से 4 पे पहुंच गए। बिल्कुल 4 पहुंच गए, मैं मानता हूं। लेकिन बिहार का प्रत्येक व्यक्ति, आप देखिए ना कि बिहार में जहां भी वोट प्रतिशत निकल करके सामने आए और किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर अपनी विश्वसनीयता जो है वो कहीं ना कहीं जग जाहिर की। हम अगर कहीं हारे
और कहीं हमारी सीटें कम हुई तो वो उत्तर प्रदेश में कम हुई। इसके लिए पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मूल्यांकन कर रहा है। अच्छा, अयोध्या जैसी बड़ी सीट आप हार गए, क्यों हारे? आपका मूल्यांकन क्या कहता है? देखिए, इस विषय पर मुझे जो लगता है कि अयोध्या जैसी बड़ी सीट कहीं ना कहीं हार जाना, ये पूरी तरीके से एक नैरेटिव का एक पार्ट था। इन लोगों ने एक नैरेटिव तैयार किया था, एक अफवाह तंत्र को तैयार किया था, जो आए दिन एक तरफ तो इंडी अलायंस का जो प्रारूप है, इस प्रारूप में इन लोगों ने एक तरफ सनातन के पर वार किया, सनातन को तोड़ने की बात की, सनातन को खंडित करने की बात की, और दूसरे तरफ इन लोगों ने एक तरीके से सनातन के अंदर आने वाली खास करके ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग, इसको कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की, और विभिन्न पंथ संप्रदाय में बसे हुए जो लोग हैं, जो भारत की एकजुटता में विश्वास रखते हैं, उनके बीच में भी कंफ्यूजन डालने की कोशिश की। परंतु मैं देश की यशस्वी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताया, और आज इसी की परिणति निकल करके सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पे आसीन हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो कम हो गया। अब देखिए, पहले वो 3.5 लाख 6 लाख वोटों से जीतते थे। पहली बार उन्होंने 4 लाख से जीत हासिल की, दूसरी बार में 6 लाख से ऊपर से वोटों से जीत हासिल की। इस बार तो 1,51,000 के आसपास सिमट गए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों, विचारों और संस्कारों पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। ये कहते हैं ना ये लोग कि संविधान बचाने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि संविधान के पन्नों पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भावचित्रात्मक लिपि में अनुकृत किया गया है। ये कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं क्या? नहीं करते ना। लेकिन श्री रामचंद्र जी के संस्कार क्या कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उनके सपनों को भी कहीं ना कहीं जीवंत करने की लड़ाई लड़ना है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब घर से निकले थे, तो जब वो दंडकारण्य के पठार पे जा करके असुरों का विनाश कर रहे थे, और उसके बाद जब वो माँ सीता को, जनक नंदिनी माँ सीता को लाने के लिए लंका पे युद्ध करते हैं, लंका के साथ, और खास करके वैसे लोगों के साथ और वनवासियों के साथ और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के साथ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये अंत्योदय की एक कहानी है, और इसी कहानी पर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी कहानी को जीवंत करते हुए राम राज्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया, उनके खिलाफ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स रहे, उनके खिलाफ एक प्रायोजित एजेंडा चलाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, देश की यशस्वी जनता, आप सर्वे कर लीजिए, क्या कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा क्या जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोले? भले ही किसी व्यक्ति को किसी कैंडिडेट से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से किसी को भी, मुझे लगता है कि उनको देखने के बाद एक जो ऊर्जा मिलती है वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी में आपके करीब 7 से 8 मंत्री हार गए, बिहार में आपके 2 मंत्री हार गए, इसके पीछे आपके मंत्री, झारखंड में आपके 1 मंत्री हार गए, राजस्थान में आपके 2-2 मंत्री हार गए, 3-3 मंत्री हार गए। आपके मंत्री हार गए, मतलब जो बैठकर सरकार चला रहे थे वो हार गए। क्या उन्होंने काम नहीं किया? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक नेता ने कार्य किया, और खास करके जो हमारे मंत्रीगण, उन लोगों ने कार्य तो किया है। इसके पीछे सबसे बड़ी, मैं कुछ योजनाओं के विषय में बात करूंगा कि देश अगर 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना, और आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था फ्रिजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो कभी भी लुढ़क सकती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बनाया। तो 5वीं इकोनॉमी जब देश बना तो क्या ऐसे ही बन गया क्या? 2014 के पहले देश में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे? 2014 के बाद देश में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने? 2014 के पहले देश आतंकवाद से पीड़ित देश था। देश 2014 के बाद आतंकवाद रहित और आतंकवाद मुक्त देश बना। यानी जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी भूमि आतंकवाद रहित बनती है तो दूसरे देशों से निवेश आते हैं। हमारे देश में 2014 के पहले कितने बंदरगाह ऑपरेशनल थे और 2014 के बाद कितने बंदरगाह ऑपरेशनल हुए?
2014 के पहले ये जो इंडी अलायंस के लोग जो हैं, जिनको महागठबंधन के रूप में जाना जाता है, इन लोगों ने 74 एयरपोर्ट्स बनाए थे कांग्रेस ने। लेकिन उड़ान योजना और उड़ान 2.1 योजना के तहत केवल 10 वर्षों में 74 एयरपोर्ट्स बनाए गए। क्या ये एयरपोर्ट्स के माध्यम से कार्गो प्लेन्स का भी तो आना जाना लगा रहा? तो एक तरीके से जब आप बात करेंगे ना, ये बार बार युवाओं की नौकरी पे बात करते हैं। मैं तो बताता हूँ ना कि जब 74 एयरपोर्ट्स बने तो क्या सीमेंट उद्योग फलीभूत नहीं हुआ? क्या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो फलीभूत नहीं हुई? मेक इन इंडिया चीज़ें जो हैं वो फलीभूत नहीं हुई? ये तो समझने की बात है। इसके अलावा जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से हम उनके खातों में पैसे जमा करा रहे थे, तो क्या सिर्फ ये एक क्लिक से हुआ था? इसके लिए एक बहुत बड़े बैंकिंग सेक्टर की आवश्यकता थी। इस बैंकिंग सेक्टर में लाखों नौकरियों की आवश्यकता थी। तो इतना बड़ा इकोसिस्टम और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसने तैयार किया? नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया। इसके अलावा अभी बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा मुझे। आरके सिंह जी हार गए। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं कि परिस्थितियां जो भी रही, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में 2014 के पहले पूरे भारत में कुल उपलब्ध बिजली, प्रत्येक व्यक्ति को जितनी बिजली उपलब्ध होती थी उसका मूल्यांकन करेंगे तो लगभग 12.5 घंटे बिजली प्रत्येक व्यक्ति के घर में प्राप्त होती थी, और वो भी गुणवत्ता रहित होती थी। लेकिन आज के समय में विगत 10 वर्षों में इस प्रकार से कार्य किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 23.78 घंटे बिजली जो है वो प्रतिदिन प्राप्त होती है। देश की कुल उपलब्ध ऊर्जा, जो कि देश में जो ऊर्जा उपलब्ध है जिससे हम अपने देश के कार्यों को करते हैं, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे लोगों को जो बिजली प्राप्त उनके बहुत सारे काम है जो वही बता रहा हूँ कि जो बिजली प्राप्त होती है वो सिर्फ ग्रीन एनर्जी से प्राप्त होती है। पहले हम दूसरे देशों से बिजली खरीदते थे, आज हम दूसरे देशों को बिजली बेचते। कई बोर्ड घाटे में चल रहे थे, उनके घाटे को भरा गया, उनको सरप्लस बजट मिला। ये सब बहुत उनके बहुत सारे काम थे आरके सिंह के। लेकिन यही है कि क्या आप उस काम को समझा नहीं पाए, या आप क्यों आपके मंत्री हार गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे तो स्पष्ट रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें जो भी रही हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब सोचिए कि जिस बिहार से वो लड़ते हैं ना, उस बिहार में पिछले 10 सालों में बिजली की स्थिति 200% अच्छी हो गई। मैं भी उसी बिहार से आता हूं, मैंने देखा है वहां बिजली की हालत क्या थी और अभी बिजली की हालत क्या रहती है, मुझे पता है। देखिए, ये तो आम जनता को समझना है, कभी लेकिन आप शायद समझा नहीं पाए इस चीज को। मेरा एक और सवाल है, आपको लगता है कि ये सरकार आप 5 साल चला लेंगे? लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो आपस में काफी एकजुट है, और पूर्व में भी जेडीयू हो या फिर अन्य दल जो है वो पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के नैसर्गिक सहयोग। अब जैसे देखिए, अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, हर पार्टी की अपनी अपनी अलग डिमांड है। अब सबसे ज्यादा डिमांडिंग पार्टी हो गई है टीडीपी और जेडीयू ने कह दिया है अभी से कि अग्निवीर योजना को आप वापस करिए। अब क्या मोदी जी की पॉलिसी ऐसी रही है कि वो वापस करेंगे? देखिए, पूर्व में भी आपने देखा होगा कि आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि इस योजना की समीक्षा होगी, और उन्होंने पूर्व में भी कहा था। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति का नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे श्रद्धेय नेता सुशील मोदी जी। इन्हीं दोनों ने जंगल राज के उस काल से, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नरसंहार के काल से बिहार को बाहर निकालने का काम किया। और कहीं ना कहीं आज बिहार में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर की बात करें चाहे द्वितीयक सेक्टर की बात करें, खास करके मैं कहूँगा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात करें, तो लघु एवं कुटीर उद्योग अगर फलीभूत हो रहे हैं, बिजली व्यवस्था जो है वो सही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है पहले की अपेक्षा बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो सही हुई हैं। और पहले तो डॉक्टरों के बच्चों का अपहरण हो जाया करता था, व्यापारियों के बच्चों का अपहरण हो जाया करता था, और मुख्यमंत्री के घर में नेगोशिएशन हुआ करते थे। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आज अगर बिहार लेबर सप्लाई राज्य से बाहर निकलने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, तो इसमें अगर किसी 2 व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेता सुशील मोदी जी का योगदान रहा।
अब यहाँ से अब अगले साल बिहार में चुनाव है, आपको लगता है थोड़ा चुनाव आपके लिए टफ हो गया इस देखिए, आप जैसे जीत कह रहे हैं, मैं उसे हार मानता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है, हम तो बार बार कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हमेशा रहती है, क्योंकि हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में 17 करोड़ कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 21 करोड़ कार्यकर्ता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 74 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं समाहित करके देखते हैं। और विभिन्न मुद्दों की अगर आप बात करें, चाहे अगर विभिन्न मुद्दों को आप बांट करके देखें, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर से जुड़ी हो, चाहे द्वितीयक सेक्टर से जुड़ी हो, चाहे तृतीयक सेक्टर से जुड़ी हो, इन सभी चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी को भी आना बचा है। मुझे लगता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी जिस दिन आएगी, उस दिन पूरा देश देखेगा। आप भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ युवा पीढ़ी जो है वो ज्यादातर आपसे ज्यादा या मोदी जी से ज्यादा ध्रुव राठी से इन्फ्लुएंस हो रही है। ऐसा इस बार उत्तर प्रदेश में इसका ट्रेंड दिखा है। देखिए, आप इस पर आत्ममंथन करिएगा, आपकी पार्टी को करना चाहिए कि ज्यादा इन्फ्लुएंस आपसे ज्यादा तो ध्रुव राठी ने कर दिया लोगों को। देखिए, मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस के काल में जो युवा कहीं ना कहीं सनातन से दूर भागता था, जो भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम से संबंधित जो मंत्र हैं और जो गीत हैं उनको सुनना पसंद नहीं करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि एक कल्चर बन के तैयार हुआ कि युवा आज अगर कहीं जाते हैं तो वो केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं, युवा आज अगर कहीं जाते हैं तो वो महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, युवा आज कहीं जाते हैं तो वो वृंदावन दर्शन करने जाते हैं। तो ये सनातन की जीत नहीं है क्या? मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा कवि हैं, उनकी कविताएं हैं कि मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगी यदि राम सा संघर्ष हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है ना, वो संघर्षों की एक कहानी है। और उन संघर्षों पे चलना कहीं ना कहीं आज देश का युवा जो है वो उन्हीं संघर्षों की कहानी पे चलना चाहता है, वो फैसिलिटेट नहीं होना चाहता, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अर्जित करना चाहता है, अपनी जीत को ना अर्जित करना चाहता है। वो एक तरीके से किसी की दी हुई भीख को लेना नहीं चाहता। और खास करके मैं तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहूँगा, और एक कविता है उसके माध्यम से कहूँगा कि संदेश यही, उपदेश यही, कहता है अपना देश यही, वीरों दिखला दो आत्मत्याग, राणा का है आदेश यही। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं पूरे देश की यशस्वी जनता से निवेदन है, युवाओं से निवेदन है कि माँ भारती के सम्मान के लिए, देश की एकता के लिए और अखंड भारतवर्ष के लिए जिस दिन जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे देख लेते हैं कि आपकी इन कविताओं का और नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा का कितना फायदा पड़ता है, क्योंकि इसी साल मेरे हिसाब से 4, इस साल 3 और दिल्ली के जनवरी तक चुनाव हो जाएंगे, दिल्ली विधानसभा के। तो 4 तो परीक्षा आपकी सामने है, उसके बाद अगले साल बिहार की परीक्षा होगी आपकी। तो देखते हैं कितना पास हो पाती है बीजेपी, और इन नतीजों का क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, इसके लिए भी, क्योंकि अग्नि परीक्षा के दौर से अब बीजेपी को अगले 1-1.5 साल गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, परीक्षा भी पास करेंगे और राम राज्य के संकल्प पे भी आगे बढ़ेंगे, बिना झुके बिना टूटे आगे बढ़ेंगे। और माँ भारती के सम्मान के लिए, देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, और खास करके विविधता में बसे हुए भारतवर्ष के लिए, सबके साथ सबकी उन्नति, तरक्की और उत्थान के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए, और विश्व के मानचित्र पर भारत का झंडा स्वर्णिम अक्षरों में लहराए, इसके लिए अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको अगर इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताइएगा कि बीजेपी जिसे जीत मान रही है, आप उसे क्या जीत मानते हैं या हार मानते हैं, हमें ये ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।